हेलो भाई, सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। ये पता नहीं किसकी कॉल आ रही है यार, उसको रिजेक्ट कर दो मेरे ख्याल में। राइम। अच्छा चलिए जी, बस बिस्मिल्लाह करते हैं। कौन है यार, पता नहीं। चलो देखो जरा बेटा किसका फ़ोन है। निधि मुझे कराओ, सास में है। हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, थोड़ा सा उसकी मॉडिफाई दोबारा कर दो। चैप्टर है क़ुव्वत और हरकत, फोर्स एंड मोशन। इसके अंदर हमने क़ुव्वत वो आमिल है जो किसी जिस्म की हरकत को रोके या रोकने की कोशिश करे, या किसी साकित जिस्म में को हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे। इसका फार्मूला है F=ma। सही है। इकाई न्यूटन, इसकी इकाई है न्यूटन, और 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का असरा पैदा करे। ये जो क़ुव्वत है वो कमियत के, मास के और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला कानून क्या है कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो करता रहेगा, कोई जिस्म साकिन है तो वो साकिन रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा उस वक़्त तक जब तक हम उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत ना लगाएं। मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल कि ये मेज़ रखी हुई है, किताब रखी हुई है, बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ये रखी रहेगी उस वक्त तक जब तक हम इसके ऊपर कोई क़ुव्वत ना लगाए और उसको हरकत में लेकर ना आए। इसी तरह एक जिस्म हरकत में है तो वो हरकत करता रहेगा। मैंने 3-4 मैंने बातें बताई थी कि इसके ऊपर 3 चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं। हवा का दबाव जो उसकी हरकत को रोकने की कोशिश करता है, ज़मीन की कशिश और रगड़। अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर हम हटा दें तो ऐसी सूरत के अंदर वो जिस्म चलता रहेगा। मैंने उसकी आपको मिसालें दी थी। बेटा इधर, इसमें दोबारा फ़ोन आया है, फ़ोन आया दोबारा। अच्छा, फिर दूसरा इनर्शिया या जमूद का कानून। जमूद का कानून क्या है कि हालत सुकून में या हरकत करने के दौरान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, ये जनाब जमूद कहलाता है। सही है। इसकी मकदार, जिस्म की जो कमियत होती है, जो मास होता है, उसकी जो है जमूद की मकदार होती है, जिस्म के कमियत या मास के बराबर होती है। जमूद का कानून क्या है कि हालत सुकून या हरकत की हालत उस वक़्त तब्दील होती है जब उस पर अमल करने वाले क़ुव्वत की मकदार उसमें मौजूद जमूद की मकदार से ज़्यादा हो जाए। मिसाल हम इसकी दे रहे हैं कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, बस अभी खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, एकदम अगर गाड़ी को बढ़ा दें तो हमारा जिस्म पीछे की तरफ जाएगा, यानी हम अपनी पिछली हालत पर बरकरार रहना चाहते हैं। इसी तरह अगर गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, एकदम ब्रेक लग जाए तो ऐसी सूरत में हम, गाड़ी तो रुक रही है लेकिन हमारा जिस्म आगे की तरफ बढ़ता है, हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? कि हम अपने पहले की हालत में बरकरार रखने की उसको कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये जनाब लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा कानून क्या है जनाब, बिल्कुल उसको याद रखें कि F=ma इसी से निकला है कि जब कोई क़ुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है तो ये अपनी समत में असरा पैदा करती है, एक्सीलरेशन पैदा करती है। हम कोई क़ुव्वत लगाएंगे, किताब पर मिसाल के तौर पर हमने कोई क़ुव्वत लगाई तो जिस सिमत में हम क़ुव्वत लगाएंगे उसी सिमत में किताब जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। असरा, ये असर की क़ुव्वत
किसके क़ुव्वत के ये रास मुतनासिब होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है। और इसी तरह उसके जो मास कमियत उसके बिलक्स या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने बताया था A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m और A इज इक्वल टू KF/m और जब K इज इक्वल टू हमने K फॉर कांस्टेंट के बराबर हमने 1 लेते हैं, तो इस तरह F इज इक्वल टू MA होता है, जो मैंने आपको सारा बताया था। तीसरा कानून बताया था अमल और रद्द अमल बराबर और मुखालिफ सिद्क़ में होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसकी मिसाल दी थी कि हम जिस क़ुव्वत से कि हम जिस्म को दबाएंगे, किसी दीवार को हम दबाएंगे या मेज़ को किसी को हम दबाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि वो जो है वो दीवार या मेज़ हमें उतनी क़ुव्वत से ऊपर उठा रहा है। हमारी चलने की मिसाल है, हम ज़मीन को दबाते हैं और ज़मीन हमें ऊपर उठाती है। जितनी तेज़ी के साथ में हम ज़मीन को दबाएंगे, उतनी तेज़ी के साथ में, उतनी क़ुव्वत के साथ में ज़मीन हमको ऊपर की तरफ उठाती है। तो इस तरह हम ज़मीन को नीचे दबाते हैं, ज़मीन हमें ऊपर उठाती है। आस्ता हम दबाएंगे तो हम आस्ता आस्ता चलेंगे, और इसी तरह अगर हम भागने के ज़्यादा हम रफ्तार दिखाएंगे तो ज़मीन भी उतनी ज़्यादा रफ्तार हमें ऊपर उठाती रहेगी। फिर क़ुव्वत आ गई, इसके बिगाड़। क़ुव्वत जो है वो किसी जिस्म में बिगाड़ भी पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई स्प्रिंग जो है वो अगर हम खींचेंगे तो वो स्प्रिंग बढ़ जाएगा, और ज़्यादा खींचने से स्प्रिंग बिल्कुल सीधा हो जाएगा और फिर बाद मरतबा ये टूट भी सकता है। सड़क को मोड़ने में डब्बा है, डब्बे को हमने दबा दिया तो डब्बा फिर उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, जो है वो दोबारा अपनी असली हालत में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर उसके बाद हमने बताया था कमियत, मास और वेट में फ़र्क बताया था कि कमियत जो है वो मादे की मकदार है और वज़न वो जनाब ज़मीन जिस क़ुव्वत से किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है वो वज़न कहलाता है। कमियत की कोई सिमत नहीं होती, मास की कोई सिमत नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वज़न ज़मीन की तरफ होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया अभी कि जिस क़ुव्वत से ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है वो क्या कहलाता है, वज़न। नतीजे के तौर पर अगर हम ज़मीन की कशिश से बाहर चले जाएं, मिसाल के तौर पर चाँद पर चले जाते हैं, तो हमारा वज़न कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे जिस्म में मादे की मकदार, मालिक्यूल्स हमारे वो तो पूरे होते हैं, यानी हमारी कुछ ना कुछ कमियत होगी, मास हमारा कुछ ना कुछ होगा। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास और उसका ग्रेविटेशन फोर्स, और जबकि मास इज इक्वल टू m, मास इज इक्वल टू अपना मास बराबर, एक मिनट सबको बताता हूँ। जी, A इज इक्वल टू F/m या M इज इक्वल टू F/A, सही है। F इज इक्वल टू M से निकला है, हम M को ऊपर ले आएंगे अगर, तो F/A हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ये मास हो जाएगा हमारा, मादे की मकदार है। इसको हम इसी तरह बराबर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट में मास की मकदार की जो कीमत है, मास को किलोग्राम में नापते हैं, जबकि वेट को हम न्यूटन में नापते हैं। वेट की जो यूनिट्स हैं वो SI सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो न्यूटन है, जबकि मास का किलोग्राम है। हम मास को फिज़िकल बैलेंस में जो है बिल्कुल
जो है वो देख सकते हैं उसको फिजिकल बैलेंस के ज़रिए, और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए हम देखते हैं। सही है। ये मेरा ख्याल में 3 4 5 है, इसमें 3 4 ही लिखना होते हैं सिर्फ। उसके बाद ये हमने डोरी में तनाव का करा था कि अगर हम किसी जिस्म को लटका दें किसी चीज़ से, किसी डोरी से, किसी रस्सी से, तो वज़न बढ़ाते जाएं तो डोरी में एक किस्म का तनाव सा पैदा होगा। ये रद्द अमल है उस जिस्म का जिसको हमने ज़मीन पर लटकाया है। हमारे हाथ में एक कुव्वत सी होगी, लगेगी, ज़मीन उस जिस्म को अपनी तरफ खींचेगी, नतीजे के तौर पर ज़मीन वो वज़न नीचे की तरफ जाएगा, और जबकि हम हाथ से डोरी के ज़रिए, डोरी में हम हाथ पे उसका तनाव महसूस करेंगे। डोरी एकदम जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, तनना शुरू हो जाएगी, और ये जनाब ये रद्द अमल है। क्या है? रिएक्शन है। हम वज़न को बढ़ाते जाएं, एक वक्त वो आएगा कि जनाब बिल्कुल ही जो है डोरी टाइट हो जाएगी, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर हम वज़न बढ़ा दें तो हो सकता है कि डोरी टूट भी जाए। मिसाल के तौर पर हम इस तरह ले सकते हैं कि रस्सा कशी का मुकाबला होता है। अगर हम रस्से को थोड़ा सा बारीक रखें, पतला रखें, तो आखिरकार जब दोनों तरफ से जब कुव्वत लगेंगी तो वो आस्ता आस्ता टूटना शुरू हो जाएगी। रस्से से अगर हमने थोड़ा छोटे से पत्थर को उठाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी से अगर हमने किसी बस को या किसी कार को उठाया तो वो ये रस्सा टूट सकता है। क्यों? कि नीचे जो कुव्वत लग रही है वो उसकी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा है। नतीजे के तौर पर वो रस्सी जो है वो टूट जाएगी। उसके बाद हमने जो है वो 2 मिसालें बताई थी कि एक जिस्म लटका हुआ है, उसका फार्मूला बताया था, और फिर उसके बाद एक जिस्म जो है वो लटका हुआ है, जबकि दूसरा जिस्म उसको दोनों जिस्म, पहले में तो दोनों जिस्म लटके हुए हैं, उसका फार्मूला बताया था, और फिर उसके बाद एक जिस्म किसी सतह पर रखा हुआ है, मेज़ पर रखा हुआ है, और जबकि दूसरा जिस्म लटका हुआ है, उनके दरमियान क्या टेंशन है वो उसका हमने फार्मूला बताया था। मुझे उम्मीद है कि वो आपके पास मौजूद होगा। आज ये तो पहले वाला हो गया। आज जो हम पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या है कि जिस्म में पाई जाने वाली बेटा ये ख़राब हो गया। बेटा हम जी आज जो है ये तो हमने जो कुछ भी बताया ये तो पिछला था। आज जो ख़ास तौर पर मोमेंटम क्या है? जिस्म में पाई जाने वाली हरकत की कुल मिक़दार को मोमेंटम कहते हैं। दोबारा सुनिए, जिस्म में पाई जाने वाली हरकत की कुल मिक़दार को मोमेंटम कहते हैं। यानी कोई जिस्म है जिसका कुछ न कुछ मास होगा लाजमी तौर पर, और वो हरकत कर रहा होगा। इसके माने ये हुए कि ये मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ये सिमती मिक़दार है और इसको P से जाहिर करते हैं। दोबारा समझिए इसको। मोमेंटम क्या है कि जिस्म में पाई जाने वाली हरकत की कुल मिक़दार को मोमेंटम कहते हैं। यानी मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट या हासिल ज़रब है। ये एक सिमती मिक़दार है, इसको हम P से जाहिर करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि शायद ये याद हो गया होगा। यानी P = m/v। इसकी इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड है। ठीक है बेटा, याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। ये
जो मोमेंटम है जो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम ये देखते हैं कि दो जिस्म हैं जो किसी बिल्कुल एक अलग थलग एक सिस्टम में रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक बॉल जा रही है, एक दूसरी बॉल जा रही है, एक हल्की है वो एक ज़रा कम रफ्तार से जा रही है और एक की रफ्तार ज़्यादा है, बड़ी है। तो जो जिसकी रफ्तार कम है या जो बॉल छोटी है उसका मोमेंटम फर्ज कर लेते हैं हम m1 जो है और v1 है जी। क्या मोमेंटम बेटा ये देखो यार टकरा दीजिए यार, इसको 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 थोड़ा सा आगे लाओ, उसको आगे लाओ, इसको आगे लाओ, उसको उसको। मोमेंटम क्या है बेटा, इसको P से ज़ाहिर करते हैं इज इक्वल टू m इंटू वी। सही है। मिसाल के तौर पर एक बॉल जा रही है, एक बड़ी बॉल जा रही है, इसकी स्पीड इसका ये m1 है, ये फर्स्ट किया m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये अगर इससे टकराएगी, ये इससे अगर टकराएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। सही है। मैं मिसाल इस तरह दे रहा हूं कि बॉल कराते हैं, बैट पर लगती है, बैट उसको एक कुव्वत से मारता है, नतीजे के तौर पर उस बॉल की रफ्तार उससे ज़्यादा तेज हो जाती है। समझ में आई ये बात। इनका मोमेंटम दोनों सूरतों में, टकराने से पहले, टकराने के बाद। टकराने के बाद फर्ज किया ये m2 हो गया, इसकी वेलोसिटी m1, v1 हो गया इसका, और बल्कि उसको u करो u1, और ये हो गया m2 और u2। ये टकराने से पहले और टकराने के बाद ये दोनों बराबर होंगे, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये दोनों बराबर होंगे। ये चीज समझ में आ गई। टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों का अगर हम जमा करें, फर्ज कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी, फर्ज कर लेते हैं हम कि जनाब इसका मास है 2 और वेलोसिटी है फर्ज करें 5, इसका ये 5 है और इसकी वेलोसिटी है 4, बल्कि वेलोसिटी भी इसको थोड़ी सी बढ़ा दो, 8 कर दो। ये 5 दूनी 2, 5 जमा 5 ज़रब 8, मास दोनों का एक ही रहेगा, मास दोनों का एक ही रहेगा। वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। फर्ज किया ये 6 हो गई, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। कितने 5 दूनी 10 और आप 5 छठे 40, ये 5 छठे 30, 50, ये जनाब 10 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। क्यों? वही बात आ रही है कि बैट के ऊपर कोई बॉल लगी, उसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी बॉल की। यही बिल्कुल वो है, बिल्कुल यही चीज़ है। तो ये मोमेंटम हम इस तरह जो है वो 50 का ये 50 हो जाएगा दोनों। ये कानून बकाया मोमेंटम कहलाता है कि मोमेंटम
टकराने से पहले और टकराने के बाद वो एक ही जैसा रहता है, वो तब्दील नहीं होता। दोनों का यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे 20, ये 40 है, यहाँ पे 30, लेकिन मजमूई तौर पर दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। ये चीज समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा रगड़ का। ये कर लिया बेटा? हाँ, लिख दो, कर लो उसको, ले लिया? चलो सही है, बैठ जाओ। नहीं सही है बस, हाँ बैठे जी। उसके बाद है अगला हमारा पॉइंट, रगड़ की कुव्वत या फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन? वो कुव्वत जो किसी एक जिस्म की सतह पर दूसरे जिस्म की सतह की हरकत में मज़ाहमत करती है। जरा सुनिएगा, इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। वो कुव्वत जो किसी एक जिस्म की सतह पर, सरफेस पर दूसरे जिस्म की सरफेस की हरकत में मज़ाहमत पैदा करती है, रगड़ की कुव्वत कहलाती है। ये एक सिमती मकदार है और इसकी इकाई न्यूटन है। The force that produces resistance against relative motion between two surfaces is called friction. देखिए, हम पेंसिल से लिखते हैं, चॉक से लिखते हैं। अगर सतह बिल्कुल चिकनी होगी तो हम कभी भी नहीं लिख सकते। कोई भी जिस्म, हम अपने अगर हाथ को देखें तो हाथ में थोड़ा बहुत उभार से मौजूद हैं, नशेब व फराज मौजूद है नहीं है, मसामात मौजूद हैं। हम चलते हैं, अगर रगड़ नहीं होती तो हम कभी भी नहीं चल सकते, नामुमकिन है जो चलना। दो सतह आपस में मिल रही हैं, उनके दरमियान कोई कुव्वत लग रही है। ये जो कुव्वत हरकत देने के लिए, ये रगड़ की कुव्वत है। देखिएगा, हमने चॉक से लिखना शुरू करा, चाक घिस रही है। क्यों घिस रही है? हमारी चप्पलें घिस रही हैं, हमारे बेरिंग, ट्यूब वो घिस रहे हैं। क्यों? कि वो सतह के दरमियान एक ये मज़ाहमत पैदा कर रहा है। जो मज़ाहमत की क़ुव्वत है, दो सतहों के दरमियान मज़ाहमत की क़ुव्वत पैदा हो रही है। जो मज़ाहमत की क़ुव्वत पैदा हो रही है, ये रगड़ की क़ुव्वत कहलाएगी। नतीजे के तौर पर इसमें 3-4 चीज़ शामिल हैं। खुरदुरापन, मैंने कहा कि जनाब बेइंतहा चिकना है, शीशा है, इसके अंदर रगड़ की क़ुव्वत बहुत कम है। हम किसी भी गेंद को फेंकें, किसी भी चीज़ को फेंकें, बड़ी तेज़ी के साथ में आके चली जाएगी। वही चीज़ अगर हम किसी ज़मीन पर फेंकें तो वो चीज़ कम फासला तय करेगी, क्योंकि उसकी सतह इतनी चिकनी नहीं है। कमियतें, मासिस, जनाब बहुत हल्का जिस्म है, छोटा जिस्म है, वो बहुत दूर तक जाएगा, जबकि भारी जिस्म बहुत कम फासला तय करेगा। क्या ख्याल है? मैं सही कर रहा हूँ मदद से? फिर उसके बाद सतहों के दरमियान नशेब व फराज, मैंने बताया अभी कि हमारे हाथ को अगर हम देखें तो उभार से छोटे छोटे बहुत ही बारीक से उभार हैं, मसामात भी हैं। तो ये अगर उभार ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर पथरीली ज़मीन है
तो रगड़ की क़ुव्वत तो बहुत ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर बेइंतहा क़ुव्वत लगाना पड़ेगी जिस्म को वहाँ से हटाने के लिए, नशब फराज चूँकि ज़्यादा है। फिर निचली सतह का रद्द अमल वो कितना है अमल, और हमने एक जिस्म रखा हुआ है किसी सतह पर, वो सतह कैसी है, एक बहुत खुरदुरी है और एक ज़रा सही है, दरमियानी है, तो हमने उसके खिलाफ काम करना है, उससे ज़्यादा लेकर जाना है। सही है। ये 2-3 असबाब हैं, 4 के खुरदुरापन, जिस्म की कमियत है, सतहों के दरमियान नशब फराज और निचली सतह का अमूदी रद्द अमल, ये रगड़ पर असरअंदाज होती है। इसकी अक़साम क्या है, बल्कि इससे पहले हम रगड़ की शरह या रगड़ का मेयार, कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की क़ुव्वत और सतह पर अमूदी रद्द अमल के दरमियान निस्बत जो सतह को दबाती है, इसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्या है, देखिएगा, हम किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसके वजह से रद्द अमल के तौर पर वो आगे बढ़ रहा है, जितनी क़ुव्वत लगाएंगे उतना वो आगे बढ़ेगा। सही है। ये रिएक्शन, हम फोर्स लगा रहे हैं, रिएक्शन पैदा हो रहा है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगा। सही है जनाब। इसको अगर हम हटा दें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या, ये फ्रिक्शन, इसको अगर हमने हटा दिया तो F इज इक्वल टू म्यू, ये क्या है, ये म्यू आर, जो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन बराबर म्यू और आर फॉर रेजिस्टेंस, उमूदी रद्द अमल। सही है। और म्यू क्या है, कांस्टेंट कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जी समझ में आ रही है आपके? मुझे उम्मीद है कि शायद समझ में आ गई होगी। इसको हम म्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? म्यू कहते हैं। यू बनाकर और इसको थोड़ा सा नीचे निकाल दो, यू बनाकर और इसको ये यू और इसको नीचे हम ले आए। ठीक है, देखिए दोबारा, यू बनाया, इसको नीचे ले आए, ये क्या है, म्यू, कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये निशानी है कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सतह का इन्हिसार, सतह पर जो भी इन्हिसार है वो जनाब कहलाता है रगड़ के अक़साम। अच्छा, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये ख्याल है। रगड़ के कुछ अक़साम हैं, सुकूनी या स्टैटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल सेम है। एफ इज इक्वल टू म्यू एस आर। दो साकिन जिस्म उनके दरमियान सतहों के से मिलने पर होती है। लिमिटेड, महदूद, एफ ऐसे जाहिर करते हैं। सुकूनी रगड़ की इंतहाई कीमत को कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट जनाब वो महदूद या लिमिटेड फ्रिक्शन कहलाती है। काइनेटिक, हर की रगड़, एफ के दो हिस्सों के दरमियान हरकत के दौरान जो रगड़ है वो हर की रगड़ या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं उसको। फिर स्लाइडिंग है, एफ डी से जाहिर करते हैं।
और फिर उसके बाद कोई जिस्म अगर रोलिंग कर रहा है तो ये भी जनाब रगड़ के यहाँ पे भी लाजमी तौर पर थोड़ी बहुत रगड़ होगी, क्योंकि दो सतहें हैं जिसके दरमियान वो कोई भी गेंद है या कोई भी चीज़ जा रही है वो किसी जिस्म पर टकराती हुई जा रही है, तो वो लाजमी तौर पर उस जिस्म के सतह और जो जिस्म के ऊपर वो जिस्म जा रहा है उसकी सतह। रगड़ के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। रगड़ के फ़वाइद, हम इंसान जानवर जो चल रहे हैं ज़मीन पर, गाड़ियाँ चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, हम लिख रहे हैं, एक सतह हमारी पेन की, दूसरी सतह जिसके वो बोर्ड की, अगर ये बिल्कुल ही चिकनी होती चीज़ें तो हम लिख नहीं पाते। अगर सतह बिल्कुल ही चिकनी होती तो हम चल नहीं पाते। क्या ख्याल है मुदस्सिर, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर बिल्कुल ही चिकनी होती हम कभी भी नहीं चल पाते, फिसलते रहते, गिरते रहते। तो हमारा चलना, अच्छा इसी तरह मशीनों को चलना, वो भी रगड़ खाती हैं, सही? अच्छा फिर हमारा लिखना, अच्छा ये नुकसान, हम जो हमारी ज़िंदगी चल रही है ये रगड़ से चल रही है, हमारी ज़िंदगी रवा दवा है। कील को हम ठोकते हैं, वो अपनी जगह पर कायम होती है, सही है? किसकी वजह से? रगड़ की वजह से। रगड़ की वजह से वो कायम रह सकती है, सही है? स्क्रू जैक का उठना, गाड़ी का मोड़ काटते वक्त मरकज माइल कुव्वत रगड़ की वजह से होती है। ये फायदे हैं उसके, इसके कुछ नुकसान भी हैं। मिसाल के तौर पर हम चलते हैं तो क्या ख्याल है कि हमें साल में 6 महीने में दूसरी चप्पल लेना पड़ती है, चाक पेंसिल वगैरह लिखते लिखते ख़त्म हो जाती है, सही है? वो पुर्जे घिस जाते हैं, पुर्जे घिस जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, चलते वक्त हरारत पैदा होती है, सही है? तमन्नाई बहुत जनाब ज़ाया होती है। ये इसके नुकसान भी हैं, ये इसके नुकसान भी हैं। इंजन गर्म हो जाता है बेटा, एक मिनट सर जी बेटा, इंजन का गर्म हो जाना, तोड़ फोड़, तमन्नाई का ज़ाया होना, सही है? पुर्जों की टूट फूट, ये सब का सब रगड़ के नुकसानात में शामिल है। अच्छा अब अगर रगड़ कम कर दी जाए, सही है? देखें एक चीज़ ज़रा देखें कि कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर पर हम जो कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि जनाब उसमें चिकनाहट पैदा हो जाए, हम आसानी से फिर कैरम खेल सकते हैं। क्या ख्याल है आपका मुदस्सिर? सही, अगर पाउडर ना पड़ा हो तो क्या होगा? तो हम सही तरीके से खेल नहीं सकेंगे। वो तो लगाएंगे, वो मालूम चला कि जनाब वो जिस पोस्ट लगा रहा है स्ट्राइकर हमारा वहाँ पर जा नहीं रहा है, तो हम उसमें पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके माने ये है कि उस रगड़ को कम करने के लिए हमने कुछ ना कुछ किसी चीज़ का हमने इस्तेमाल करना होगा। तो जनाब मिसाल के तौर पर अभी पाउडर का मैंने बता दिया, चिकने बातों का इस्तेमाल, सही है? हम मशीनरी के अंदर क्या लगाते हैं? ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। मशीनें आस्ता आस्ता बिल्कुल बेहतर तरीके से चलती हैं, इसमें तमन्नाई भी बहरहाल बचत होती है, इंजन भी गर्म नहीं होता,
पर्दों जो पुर्जों की टूट फूट भी नहीं होती है। बॉल बेरिंग का इस्तेमाल, बॉल बेरिंग का हम इस्तेमाल बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं हम जनाब। जो है वो किसी भी चीज़ को किसी वैसी से खाली लुढ़काए ज़मीन पर किसी तख्ते को, या फिर अगर हम बॉल बेरिंग लगा लें तो मेरे ख्याल में बॉल बेरिंग से हम आसानी के साथ में वो जिस्म को लेके जा सकते हैं। फिर सतहों के दरमियान पॉलिश हो, अगर मिसाल के तौर पर एक जिस्म जो है एक सतह जो है वो शीशे की तरह है बिल्कुल, दूसरी सतह भी अगर शीशे की तरह हो, एक जंग के अंदर सुना रहा हूँ बेटा, तारीख़ वाक़या बता रहा हूँ। एक जंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि बहरी जहाज़ जनाब एक जिस्म पर, एक मुल्क पर हमला करने की कोशिश करी। वो जनाब ये खुश्की और ये सारा समंदर सही, तो जनाब ये यहाँ पे बहरी जहाज़ इन्होंने कहा कि भाई हमने इस यहाँ पर हमला करना है, क्या करें? ये हो सकता है कि कहीं और हो, ये यहाँ पे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे हमला करना है, क्या करें? ये जनाब इन्होंने बहरी जहाज़ों में सफ़र करा, यहाँ पर आकर पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने खबर दे दी कि जनाब दुश्मन चल पड़े हैं और वो तकरीबन 10-15 दिन में पहुँच जाएंगे, बहरी जहाज़ 10-15 दिन में पहुँच जाएंगे। इन्होंने कहा कि चलो हम आस्ते आस्ते तैयारी करते हैं। जहाँ पर जब जहाज़ पहुँचे तो जो सिपहसालार था उसने कहा कि भाई ऐसा है कि हम यहाँ पर हमारा पड़ाव है, हम चाह रहे हैं कि हमारे जहाज़ इस खुश्की से और इसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर दें, जहाँ पर पहुँच जाएं, तो हमारा ये बहुत ज़्यादा सफ़र बच जाएगा, हमारा जो है वो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बहरहाल मशावरत हुई, उन्होंने कहा कि जी बस हमने कल तक पहुँचना है, यहाँ पर एक दिन में पहुँचना है। हालांकि ये सफ़र था 15 दिन का। उन्होंने क्या करा कि दरख्तों को काटा और उसके तख्ते बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने जो जानवर ज़्यादा थे उसको काटा, उसकी चर्बी इन तख्तों पर लगाई और उनको जनाब तिरछा रख दिया और उसके ऊपर उन्होंने धक्का मार के जहाज़ों को उन्होंने इन तख्तों पर लेकर आए और ये फिसलते हुए अपने जनाब जगह पर पहुंच गए, जो कि एक ही दिन के अंदर ये मसला हो गया। दुश्मन परेशान हो गया, उसकी कोई तैयारी नहीं थी और जनाब इस तरह बग़ैर लड़े बहुत ही कम मज़ाहमत के बाद, बहुत ही कम जो है वो वक्त में इन्होंने इसके ऊपर, चूँकि इनकी तैयारी नहीं थी, इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया। ये तारीख़ी हकीकत है। आपको समझ में आई ये बात कि कितनी तेज़ी के साथ में जहाज़ों को इस रेगिस्तान में तख्तों पर चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। कहने का मकसद ये था कि जनाब ये चिकनाहट, सतहों की पॉलिश का, इसी तरह हवा का इस्तेमाल, ये मिसाल के तौर पर हम हवा के मुखालिफ जाएं या हवा के साथ जाएं तो हवा जिस तरफ जा रही होती है उस तरफ तेज़ी के साथ में हम जा सकते हैं, इस तरह यह रगड़ कम हो सकती है। अच्छा, अगली जो सतह है जिस्म की, उसको नोकदार होना चाहिए। नतीजे के तौर पर बहरी जहाज़ में वो सतह जो जिस्म जा रहा होता है वो सतह नोकदार होती हैं। इसी तरह हवाई जहाज़ में आगे की जो सतह होती है वो कैसी होती है? वो भी जनाब नोकदार होती है। उसके आगे छोटा सा
पंखा लगा देते हैं जो कि हवा को डिस्टर्ब करता है और इस तरह हवा का दबाव नहीं आता। ये जनाब रगड़ के कम करने के तरीक़े हैं कि चिकने मादों का इस्तेमाल, बॉल बेयरिंग, सतहों की पॉलिश, हवा का इस्तेमाल, अगली नोकदार सतह, वो जनाब सतह अगली सतह जो है वो नोकदार। ये जनाब ये हमारा आज का सब सारा का सारा जो कुछ भी थ्योरी का था वो बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल बाकी है, वो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ही कर दें। आज अभी जो है अगले कुछ देर के बाद स्टार्ट कर देंगे उसको। सही है।